ये मेरी जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है। तो करंटली हम एंशियंट हिस्ट्री का वैदिक एज वाला लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो वैदिक एज जो अर्ली वैदिक एज था उसका आज लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि मतलब कुछ रटने वाला ज़्यादा रहेगा। तो अच्छे से सुनना, ज़्यादा लंबा लूँगा नहीं। जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फर्दर हम अदर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। जो ईस्टर्न सी और वेस्टर्न सी ऐसा पहली बार किस एंशियंट टेक्स्ट में कवर अप किया गया था? मतलब समुद्र तक पहुंचने वाला, जो ये अपने वेदास लिखे हुए थे, ब्राह्मणास थे। तो इसमें सबसे पहले जो सी तक पहुंचने वाला, मतलब सी वगैरह का मेंशन, जैसे पहले रिवर वगैरह का मेंशन था ऋग्वेदा के अंदर। ठीक है। तो जो ईस्टर्न सी, वेस्टर्न सी, ऐसा टर्म सबसे पहले किसके अंदर मेंशन किया गया था? ठीक है। तो ऐसा किया था सबसे पहले सतपथा ब्राह्मण्स में। ठीक है। सतपथा ब्राह्मण्स में सबसे पहले आया था ये सी वगैरह से मेंशन, ईस्टर्न सी, वेस्टर्न सी। अब आपको पता होना चाहिए कि सतपथा ब्राह्मण किसका पार्ट है, मतलब किस वेद का पार्ट है। तो यजुर्वेद का पार्ट है सतपथा ब्राह्मण। तो सबसे पहले वहीं पे इसका मेंशन है। ठीक है। यजुर्वेदा, सतपथा ब्राह्मण यजुर्वेदा का पार्ट है। तो यजुर्वेदा में सबसे पहले सी वगैरह का मेंशन हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ और बता देता हूँ, ऋग्वेदा में जो रिवर वगैरह का मेंशन था, बट समुद्र वर्ड का मेंशन नहीं था। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन था अपने यजुर्वेदा के सतपथा ब्राह्मण के अंदर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ब्राह्मणा का नाम और यजुर्वेदा कौन सा वाला यजुर्वेदा उसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदा त्राई, मतलब तीन वेदों का समूह। ठीक है। तो सबसे पहले वेदा लगेगा द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो सबसे पहले जो आए होंगे डेफिनेटली उन्हीं को बोलते होंगे वेदा त्राई। लास्ट में जो आएगा उसको सेपरेटली बोला जाता है। तो नॉट इंक्लूडेड कौन सा होगा? अथर्ववेदा। ये लास्ट में आया था तो ये ट्रायो पार्ट का हिस्सा नहीं था। ठीक है। सिंपल सोचना है, बस जितना सोच लोगे उतना क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसको चतुर्वेदा बोलते हैं, अथर्ववेदा को। ठीक है। वेदा दैट मेनली डील्स विद चार्म्स, स्पेल्स, मैजिक, हीलिंग रिचुअल्स, फोक ट्रेडिशन, इन सबसे कौन सा वाला रिचुअल, कौन सा वाला वेदा डील करता था? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, चार्म, स्पेल्स, मैजिक, हीलिंग रिचुअल्स वगैरह से लास्ट वाला वेदा था जिसको बोलते हैं अथर्ववेदा। वहां पे इन सबका मेंशन था। ठीक है। ब्रह्म वेदा, कौन से वाले वेदा को ब्रह्म वेदा भी बोला जाता है? ठीक है। ट्रेडिशनल नेम है उसका, उसको ब्रह्म वेदा नाम से भी बोला जाता है। तो लास्ट वाले वेदा को ही ब्रह्म वेदा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा जो प्रीस्ट वाला मैं एक टॉपिक बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, कि ऋग्वेदा का प्रीस्ट को क्या बोलते थे? होत्रा। ठीक है। और सामवेदा वाले को उद्गातर, यजुर्वेदा वाले को अध्वर्या, और जो अथर्ववेदा का जो प्रीस्ट होता है उसको ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है। तो उसी तरीके से ये ब्रह्म वेदा भी अथर्ववेदा को ही बोला जाता है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन में ये दिया हूँ प्रॉपरली। इस एक्सप्लेनेशन से आप स्टैटिक थ्योरी कवर कर सकते हो, और क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इस थ्योरी में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो थ्योरी भी कवर हो रही है, साथ साथ में क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। शिल्प वेदा, शिल्प वेदा के नाम से किस टेक्स्ट को जाना जाता है? ट्रेडिशनल टेक्स्ट जो डील करता था आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, और किसका उपवेद इसको कंसीडर किया जाता है? ठीक है। शिल्प वेदा है वो किस वेद का उपवेद है जो डील कर रहा है आर्ट्स एंड क्राफ्ट से? ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट से डील करने वाला उपवेदा शिल्प वेदा, ये डील करता था अथर्ववेदा से। ठीक है। तो अथर्ववेदा के अंदर ये मेंशन था। ठीक है। सिंपल, आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है शिल्प वेदा, ये उपवेदा है अथर्ववेदा का। ठीक है। बाकी और दूसरे अगर आपको उपवेदा जानना है, जैसे आयुर्वेदा, ऋग्वेदा के अंदर उपवेदा है। ठीक है। उपवेद का बता रहा हूं मैं। आयुर्वेदा उपवेदा है ऋग्वेदा का, और धनुर्वेदा यजुर्वेदा का, गंधर्व वेदा सामवेदा का, शिल्प वेदा अथर्ववेदा का। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी मैं बाद में थ्योरेटिकल फॉर्म में ऐड किया हूं यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ काशी, जो काशी है अभी जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी कैपिटल वाराणसी उस टाइम पे बोली जाती थी, तो किस वैदिक टेक्स्ट में ये आया था? देखो काशी वगैरह जब लेटर वैदिक का टाइम आ जाता था ना, तब मतलब जब लास्ट में जो जो भी वेदा लिखा होगा उसमें इसका मेंशन होगा, क्योंकि ये सब जनपदा वाला था ना, काशी 16 जनपद में से एक जनपद था जिसकी कैपिटल थी वाराणसी। तब का ये रेफरेंस है। तो डेफिनेटली इट विल बी फ्रॉम अथर्ववेदा, लास्ट जो वेदा है वहां पे इसका अर्लीस्ट रेफरेंस मिलेगा आपको, काशी वैसे काशी आज के अंदर। ठीक है।
तो ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मेंशन है, बुद्धिस्ट टाइम में जब काशी 16 जनपद में से एक जनपद था जिसकी कैपिटल थी वाराणसी, तो ये अथर्ववेदा में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अर्ली। देखो ये क्वेश्चन काफी कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, आप लोगों को कुछ को लगेगा ये गलत भी है, कुछ लोगों को अगर आप विजन आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस वगैरह नोट्स वगैरह में जाकर देखोगे ना, तो वहां को आप प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा, और कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है आयुर्वेदा से रिलेटेड। ठीक है, दो चीजें पूछी जाएंगी, आयुर्वेदा किसका उपवेदा है, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आयुर्वेदा का अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदा। अब जो अथर्ववेदा अपना जो था ना, अथर्ववेदा के अंदर हीलिंग वगैरह से रिलेटेड था। अब हीलिंग कोई किस तरीके की प्रॉब्लम हुई है और इसके मेडिसिनल चीजों में जाना पड़ेगा, तो ये आयुर्वेदा भी एक तरीके से मेडिसिनल वही है कि क्योर करना उस प्रॉब्लम को, हील करना। तो तो पहला जो रेफरेंस है ना आयुर्वेदा का, अथर्ववेदा के अंदर है। ठीक है, क्योंकि वही वेदा डील कर रहा था हीलिंग वगैरह से। ठीक है, तो अथर्ववेदा के अंदर अर्लीस्ट रेफरेंस है। बट अगर एग्जामिनर पूछा दे कि ये किसका उपवेद है, उपवेदा किसका है, ये उपवेदा है अपने ऋग्वेदा का। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, उपवेदा किसका कंसीडर किया जाता है ट्रेडिशनली, ऋग्वेदा का। बस जो अर्लीस्ट रेफरेंस है ना आयुर्वेदा का, वो अथर्ववेदा के अंदर है जो अपना हीलिंग वगैरह से डील करता है। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए, और बस इस उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है। ठीक है, क्लासिकल सिस्टमैटिक टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, जो टेक्स्ट है वो कहां पे जाके मेंशन है। ठीक है, अब अथर्ववेदा का है रेफरेंस पहले, सबसे पहले। बट जो क्लासिकल सिस्टमेटिक टेक्स्ट है ना प्रॉपर्ली लिखा हुआ, वो चरक संहिता के अंदर है। ठीक है, ये उसमें भी डीप हो गया है। क्लासिकल टेक्स्ट वगैरह कहां पे मेंशन है, चरक संहिता के अंदर। तीन तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं इस आयुर्वेद से रिलेटेड, या तो पूछेगा किसका उपवेदा है, अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ है, या क्लासिकल सिस्टमेटिक टेक्स्ट कहां पे मेंशन है। तीनों तीनों तरीके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसी तरीके से आपको उसको याद रखना है प्रॉपर्ली, क्योंकि देखो एंशियंट हिस्ट्री मोस्टली थोड़ा उसको एक तरह से क्रोनोलॉजी में अरेंज करना और थोड़ा थोड़ा याद करना है, जैसा है आपको भी पता होगा और दूसरे टीचर्स भी बताते ही होंगे ये सब। ठीक है, न्यूमेरिक्स में ऐड किया हूँ मेमोरी ट्रिक, रेफरेंस अथर्ववेदा के अंदर, स्टेटस जो उपवेदा का है वो ऋग्वेदा के अंदर। ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है टेक्सचुअल वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से उपनिषद, उपनिषद क्या है, उपनिषद वाले टॉपिक पे आ गए हैं हम अभी। उपनिषद क्या है, उपनिषद है फिलोसफिकल टेक्स्ट फॉर्मिंग द एंड पार्ट ऑफ वेदांता, मतलब एंड पार्ट ऑफ वेदांता मतलब वेदांता, वेदास का अंत वेदांता, तो उपनिषद को वेदांता भी बोलते हैं। ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो एंड पार्ट फॉर्म कर रहे हैं वेदास का। ठीक है, तो इसके कुछ ये पार्ट्स है, जैसे संहिता, ये सब वेदास के पार्ट है। ठीक है, वेदास के पार्ट है ये सब कुछ। संहिता जहाँ पे मंत्राज का मेंशन है, ब्राह्मणा जहाँ पे रिचुअल्स है, आर्यन का जहाँ पे फॉरेस्ट टेक्स्ट ट्रांजिशन से रिलेटेड, और उपनिषद अपने फिलोसफिकल स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी मैच द फॉलोइंग आ जाता है कई बार। वेदास के अंदर ये चार पार्ट, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद किस किस चीज से रिलेटेड है। संहिता में मंत्रा, ब्राह्मणा रिचुअल, आरण्यका फॉरेस्ट टेक्स्ट, उपनिषद फिलोसफिकल स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज, जैसे कि ऑलरेडी बताया हूं, ये एंड पार्ट ऑफ वेदांता है तो इनको वेदांता भी बोलते हैं। ठीक है, उपनिषद आर एंड पार्ट ऑफ वेदास, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांतास। ठीक है, अब ये एक अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो कांड है वेदा को कांड के डिवीजन में भी किया हुआ है। ठीक है, अब कांडाज का मैच द फॉलोइंग कैसे आ सकता है, एक तो होता है कर्म कांडा, एक होता है उपासना कांडा, एक होता है जनन कांडा। अब जनना मतलब नॉलेज, ट्रू नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज, आत्मा परमात्मा ये सब मोक्ष वगैरह, तो ये सी का ऑप्शन होगा वन, मतलब ये डील कर रहा है फिलोसफी किसमें थी अपना, उपनिषद के अंदर। तो जनन कांडा उपनिषद के फिलोसफी, ब्राह्मण आत्मा मोक्ष से रिलेटेड। ठीक है, मतलब सी का वन। दूसरा बी का उपासना कांडा, उपासना कांडा किससे रिलेटेड है, ये मेडिटेशन, वर्शिप, रिचुअल, कंटेम्पलेशन। मेडिटेशन वगैरह कहाँ पे मेंशन था अपना, अभी मैं ऑलरेडी आपको बताया था मेडिटेशन वगैरह, ये आर्यन का वगैरह ना ट्रांजिशन फॉरेस्ट टेक्स्ट इसके अंदर है। ठीक है, और दूसरा कर्म कांडा बचा कौन सा, रिचुअल्स, यज्ञ, सेक्रीफाइस, मतलब ब्राह्मणास। ठीक है, तो उसी के फर्दर पार्ट्स हैं ये डिवीजन ऑफ अपने वेदास। तो उसी से रिलेटेड कांडों में बांटा हुआ, कर्म कांड, उपासना कांड, जनना कांड, और कौन सा वाला किससे डील कर रहा है वो उसका क्वेश्चन है ये। तो इसको भी आप अगर समझ लोगे, क्वेश्चन देखो प्रॉपरली मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा ना कि कर्म कांड ये, उपासना कांड ये, जनना कांड ये, आज याद रहेगा कल याद नहीं रहेगा।
और क्वेश्चन फॉर्मेट में करोगे, इसी तरीके से क्वेश्चन अपीयर होगा आपके सामने एग्जाम में, तो वो ज्यादा अंडरस्टेबल और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। तो उसी तरीके से मैं इसलिए इनको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आंसर इसका 3, 2, 1 है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखो, कर्मा कर्म कांडा, ये संहिता, ब्राह्मण, शुरू वाला रिचुअल, सेक्रीफाइस, यजनास वगैरह। उपासना कांडा, आर्यन काज के अंदर मेडिटेशन, वर्शिप वगैरह वाला। और जनना कांडा उपनिषद के अंदर फिलोसफी, स्पिरिचुअल नॉलेज वाला। एक्सप्लेनेशन भी दिया हूं जिससे आप थ्योरी भी समझ जाएं, और क्वेश्चन भी दिया हूं जिससे एग्जाम पूछेगा उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, दोनों अप्रोच प्रॉपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पार्ट ऑफ वेदा विद देयर पर्पस। जो वेदास के पार्ट हैं, ये संहिता, ब्राह्मणा, आर्यन का, उपनिषद, इनकी कुछ पर्पस है, उनके साथ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको भी। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, सबसे पहले उपनिषद को पकड़ो। उपनिषद में ऑलरेडी बता दिया हूँ, फिलोसफिकल टीचिंग। तो अब अगर ऑप्शन में डी का जहां भी वन होगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर वही होगा। ठीक है, उपनिषद फिलोसफिकल टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बी का ब्राह्मणाज का क्या होगा, ब्राह्मण रिचुअल वगैरह। अब ढूंढो रिचुअल्स वगैरह, रिचुअल्स आ गए, ये हो गया। बी का 4 हो गया, अब डी का 1 हो गया, बी का 4 हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका होगा यहीं पे। अगर आपको संहिता और आरण्यकाज के बारे में नहीं भी पता होगा ना, तो आप ये दो के बारे में आइडिया रखोगे तो भी आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका होगा। अब फर्दर और भी बता देता हूँ। आरण्यकाज अभी मैं बताया था, मेडिटेशन, फॉरेस्ट टेक्स्ट वगैरह से, मेडिटेशन वगैरह से, ये भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, संहिता लास्ट बचा, इसमें हाइम्स और मंत्रा है। बस इतना पढ़ना था, थ्योरी भी कवर हो गई और आपका क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो गया। उपनिषद कितने हैं ट्रेडिशनली जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो है 108। 108 उपनिषद है। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल जो मुख्य उपनिषद है वो कितने, 108 उपनिषद में से प्रिंसिपल उपनिषद कितने, 13 उपनिषद है। अब देखो, ये 13 उपनिषद की लिस्ट में अब याद कराने बैठू, नॉट पॉसिबल। आज याद होगा, कल आप भूल जाओगे। तो वो क्या है, एग्जाम से पहले जाने से पहले एक बार रिवाइज देख लेना ऊपर नीचे, तो ही क्वेश्चन कन्वर्ट कर पाओगे। बाकी नंबर फॉर्म में मैं बता दिया हूँ, दोनों क्वेश्चन टोटल 108 होते हैं, और मेन 13 मुख्य उपनिषद होते हैं। ठीक है, उपनिषद लिटरली मींस, उपनिषद का मतलब क्या है, लिटरली मतलब जो इसका मीनिंग निकल के आता है, उसका मतलब है सिटिंग नियर द टीचर, सिटिंग नियर द फीट ऑफ टीचर। ठीक है, सिटिंग नियर द फीट ऑफ टीचर पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसका मतलब भी उपनिषद होता है। और सिटिंग नियर द टीचर, उसका मतलब भी उपनिषद होता है। ठीक है, जो मोक्ष का कंसेप्ट है, लिबरेशन, साल्वेशन, ये सब किस में क्लियरली मेंशन्ड है। अब देखो, अभी उपनिषद की बात किया था, आत्मा, परमात्मा, ब्राह्मणा, लिबरेशन, ये सब कहाँ मेंशन था, अपने उपनिषद के अंदर। तो ठीक है बात, उपनिषद, सिंपल बात। ऋग्वेदा में क्या था, ब्राह्मणाज, आरण्यकाज, इनमें अलग अलग चीजें थी। ठीक है, ब्राह्मणाज में जैसे बता देता हूँ क्या था, रिचुअल्स, आरण्यकाज में फॉरेस्ट, और ये अपने योगा वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, in which Vedic text is doctrine of Atma Brahmana unity leading to moksha is found। अब वही क्वेश्चन फिर से, उपनिषद, उपनिषद के अंदर ये सब कुछ फिलोसफिकल टेक्स्ट। ठीक है, ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा बात करते हैं स्वर्ग की बात करते हैं, बट मोक्ष की बात नहीं करते। ठीक है, ब्राह्मणा बात करते हैं रिचुअल, सेक्रीफाइस पे। आरण्य का ट्रांजिशनल मेडिटेशन वाले टेक्स्ट। ठीक है, जैसा कि लास्ट एपिसोड में पूछा था। ठीक है, वहां से एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में दिया हुआ है। एक मंत्र है जो बार बार इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये किस उपनिषद में आता है। देखो, उपनिषद में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 108 थे टोटल, 13 मुख्य थे। तो 13 मुख्य में से किसके अंदर ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय है। ठीक है, तो ये है बृहद बृहदारण्य का उपनिषद के अंदर। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। किसके अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये वाला जो मंत्र है ये किस उपनिषद के अंदर, बृहद आरण्य का उपनिषद के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, एक डायलॉग है जो नचिकेता और यमा के बीच में हुआ था, कन्वर्सेशन हुई थी। ठीक है, तो वो डायलॉग किस उपनिषद में है, ये कथा, कठोपनिषद, कठोपनिषद भी बोलते हैं जिसको, कथा उपनिषद, उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हुए मेन मेन और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कवर करा रहा हूँ इसमें, जो उपनिषद के अंदर डीप में जाके। नेशनल मोटो जो इंडिया का लिया हुआ है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स वाला, किस उपनिषद के अंदर है। तो ये है मुंडका उपनिषद के अंदर। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, कल मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेदा, वेदाज का पार्ट नहीं है। देख लो, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका। ठीक है, ये तीनों थे।
पुराना नहीं था, पुराणाज वगैरह सब बाद में अलग सेपरेटली लिखे हुए थे, ठीक है। विष्णु पुराण, ये महापुराण वगैरह सब ये बाद की बात है। ये संहिता था, ब्राह्मणास था, आरण्यकास था, उपनिषद था, मैं पढ़ा था ना ऑलरेडी आपको, पाठ थे उनके। पुराना नहीं है उसका पाठ, ठीक है। हाउ मेनी महापुराण, कितनी महापुराण है और सबसे ओल्ड वाली कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका पुराना से रिलेटेड आ सकता है आपके एग्जाम में। 18 महापुराण है अभी तक, और विष्णु महापुराण, विष्णु पुराना सबसे पुरानी है, ठीक है। सॉरी, नॉट विष्णु पुराना, मत्स्य पुराना, मत्स्य पुराना इज द ओल्डेस्ट। सॉरी फॉर, मतलब गलती हो गई मेरे से, 18 देख के मैं दूसरा ये सिंक में पढ़ दिया था। 18 टोटल नंबर ऑफ महापुराण है, ओल्डेस्ट मत्स्य पुराना, तो आंसर बी, बी विल द करेक्ट आंसर, ठीक है। हु इमर्ज द सुप्रीम गॉड, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का आज, मतलब आप अल्टीमेटली आपका जो अर्लियर वैदिक एज था ना वो कवर अप हो जाएगा आज, ठीक है। लेटर वैदिक से कुछ रिलेवेंट होंगे तो वो भी हम बाद में कवर करेंगे। सुप्रीम गॉड कौन इमर्ज हुआ था लेटर वैदिक टाइम में, मतलब लेटर वैदिक टाइम में, जैसे पहले तो इंद्रा अग्नि ये सब वगैरह थे, तो जब तक लेटर वैदिक आया ना, जब तक सुप्रीम गॉड दूसरा हो गया था, ये सबका सिग्निफिकेंस कम हो गया था। बाद में दूसरा या तो रुद्रा होगा या प्रजापति होगा। तो ये प्रजापति था ना, ये मेन गॉड हो गया लेटर वैदिक टाइम में। लेटर वैदिक टाइम में सुप्रीम गॉड कौन इमर्ज हुआ, प्रजापति, ठीक है। और लेटर वैदिक टाइम का टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1000 से 600 बीसी, और 1500 हजार का था अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो आज इसी के साथ कवर अप कर दिया हमने अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर हम अदर टॉपिक्स पे जाएंगे, और इसी तरीके से सीरीज में बना लेना, स्टैटिक भी कवर हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल वेल में, और क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ पे हिट कर रहा है वो भी कवर हो जाएगा। मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ दिया, क्वेश्चन और आंसर उसी में पढ़ रहा हूँ जिसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, कि इतने वेदा जितने होते हैं उसमें मैंने बताया, उपनिषद में क्या क्या है, ठीक है। महापुराण कितने, अब मैं सारी महापुराण नहीं गिनाऊंगा यहाँ पे, अब उसमें कितनी होती हैं और सबसे पहली कौन सी लिखाई थी, इसलिए मैंने वन लाइनर रखा उन क्वेश्चनों को। दो चार क्वेश्चन थे जो लास्ट में, जो जैसे कि ज्यों की त्यों ही आते हैं, अगर एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए उनको वन लाइनर रखा है। बाकी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिया है। पूरा का पूरा अर्ली वैदिक पीरियड कवर कर दिया, फर्दर हम लेटर वैदिक पे जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी जो जनपद वगैरह आए थे, बौद्ध वाला, जैन वाला, फर्दर जो टॉपिक है सीक्वेंस में कवर अप करेंगे। तो चलिए बंदे बने रहना मेरे साथ, कंप्लीट कवरेज करा दूंगा। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आने वाला उस तरीके से कवर कराऊंगा, कुछ भी आपके साथ आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।